नाज़रीन इकराम, आज 18 मई सोमवार का दिन है। इंतहाई अहम अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इन्फॉर्मेशन का यह सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन इकराम, आज की सबसे अहम और बड़ी खबर है साइफर के हवाले से। जी हां, वही साइफर जिसके बारे में इमरान खान ने कहा था कि अमेरिका ने पाकिस्तान को धमकी लगाई कि अदम एतमाद में इमरान खान की हुकूमत को गिरा दो। अगर इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया गया तो अमेरिका खुश हो जाएगा और पाकिस्तान को माफ कर दिया जाएगा, और अगर इमरान खान की हुकूमत को ना गिराया तो फिर अमेरिका की नाराजगी भुगतना पड़ेगी। अब उस साइफर के हवाले से एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है, और यह इंकशाफ पाकिस्तान से नहीं बल्कि अमेरिका से किया गया है। पाकिस्तान के एम्बेसडर असद मजीद और अमेरिका के जो ऑफिशियल थे डोनाल्ड लू, इन दोनों के दरमियान क्या बातें हुई थी, बाकायदा तौर पर 3 सफात पर मुश्तमिल एक डॉक्यूमेंट लीक कर दिया गया है। उसमें वाज़ह तौर पर यह बताया गया है कि डोनाल्ड लू ने किस तरीके से असद मजीद को डराने और धमकाने की कोशिश की। कैसे यह कहा गया कि हमें इमरान खान काबिल कबूल नहीं है, अमेरिका को इमरान खान मंजूर नहीं है। यह सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आज का भी लोग इंतहाई अहम है। गुजारिश करूंगा कि आपने इसको मुकम्मल तौर पर देखना है और फिर अपनी राय का इजहार आपने कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर करना है कि साइफर के मामले पे इमरान खान सच्चा था या नहीं था, और जिसने इमरान खान की हुकूमत को गिराया, क्या पाकिस्तान की अदालतों को उस शख्स को कटहरे के अंदर खड़ा करना चाहिए और पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए कि आपने एक मुंतखब वजीर आजम की हुकूमत को क्यों गिराया। आगे बढ़ने से कबल जो इंपॉर्टेंट चीज है एक और, वो भी आपके सामने रख दूं। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि भाई वोटर की उम्र को 25 साल तक हम लेकर जाने की कोशिश करेंगे, यानी कि तजवीज आई है, और पूरे पाकिस्तान से बहुत से लोगों ने बातें की। सोशल मीडिया पर एक तूफान बर्पा हो गया कि भाई अगर आपको 18 साल का नौजवान काबिल कबूल नहीं है वोट देने के लिए, तो फिर उसका शनाख्ती कार्ड आप क्यों बनाते हैं, उसका पासपोर्ट क्यों बनाते हैं, शादी करने के लिए वो क्यों अहल है, वो किसी भी बेल्ट फोर्स को ज्वाइन करने के लिए क्यों अहल है। और 18 साल के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक तो और बहुत सी एलिजिबिलिटीज हैं जो मुकम्मल हो जाती हैं कि आप CSS के इम्तिहान पास करके बाकायदा तौर पर जा सकते हैं, जो हमारे सरकारी अदारे हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं, इलेक्शन कमीशन के अंदर जा सकते हैं, आरओ या जो इलेक्शन का अमला होता है वहां पर आप जा सकते हैं, इलेक्शन करवा सकते हैं, लेकिन वोट क्यों नहीं डाल सकते। तो राना सनाउल्लाह साहब ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर अपने बयान से ले लिया यू टर्न। समझ आ गया कि भाई ये तो मामला खराब हो जाएगा। उन्होंने कहा जी मैंने सिर्फ यह कहा था कि इस हवाले से एक राय पाई जाती है, लेकिन हुकूमत ने इसके ऊपर किसी किस्म की कोई वर्किंग नहीं की है, यह सिर्फ एक राय है। हमने आप लोगों से कल एक सवाल पूछा था और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार किया है। सवाल हमने यह पूछा था कि आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपकी उम्र कितनी है और आपका अगला वोट किसको होगा, इमरान खान को देंगे, आसिफ अली जरदारी को देंगे, नवाज शरीफ को देंगे, किसको देंगे। तो आपका शुक्रिया, आप लोगों ने फेसबुक के ऊपर भी, टिकटॉक के ऊपर भी और यूट्यूब के ऊपर भी बहुत बड़ी तादाद में अपनी राय का इजहार किया है। हजारों की तादाद में अपनी राय का इजहार किया है, और सारे के सारे लोगों ने, मोस्टली लोगों ने यह कहा है कि उम्र हमारी 18 साल है, या उम्र हमारी 30 साल है, 40 साल है, 50 साल है। एक बुजुर्ग थे, उनका यह कमेंट था कि मेरी उम्र 70 साल है लेकिन वोट फिर भी इमरान खान को ही दूंगा। तो आप अंदाजा लगा लें, वो किसी ने सच कहा था कि भाई अगर इन्होंने अब इलेक्शन जीतना है तो फिर वोट डालने की उम्र इनको 100 साल मुकर्रर करनी पड़ेगी। तो 100 साल के ऊपर गिने चुने लोग होंगे तो उनको मैनेज करना आसान होगा, वो सारे के सारे वोट दे देंगे डर और खौफ से नून लीग या पीपल्स पार्टी को। उससे नीचे नीचे तो मोस्टली इस वक्त जो वोटर है वो इमरान खान के वोटर है। और हमने कल एक सर्वे भी छोटा सा करवाया, उसके नतीजे आपके सामने रख देता हूं। 16 घंटे पहले हमने अपने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी के अंदर यह सर्वे करवाया कि वोटर की उम्र की हद 18 से 25 साल करने से क्या नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी इलेक्शन जीत जाएंगे। तो इस वक्त तक 19,000 लोगों ने इस सर्वे के अंदर पार्टिसिपेशन की है। 19,000 लोगों में से 2% लोगों का ख्याल है कि अगर वोटर की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 25 साल तक कर दी जाती है तो नवाज शरीफ और जरदारी इलेक्शन जीत जाएंगे, और 98% लोगों का यह ख्याल है कि अगर ये वोटर की उम्र 25 साल कर भी देते हैं ना तो फिर भी जीतेगा इमरान खान, फिर भी इलेक्शन के अंदर क्लीन स्वीप इमरान खान ही करेगा। नाज़रीन इकराम, अब जरा आगे आ जाए, जो आज की अहम तरीन और बड़ी खबर है। अमेरिका के अंदर एक न्यूज वेबसाइट है, डिजिटल न्यूज वेबसाइट है जिसका नाम है ड्रॉप साइट। ठीक है जी, उन्होंने बाकायदा तौर पर साइफर के डॉक्यूमेंट जारी कर दिए। अब इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है वो सारी की सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं कि यह वो डॉक्यूमेंट है जिसमें बाकायदा तौर पर सवाल जवाब है कि असद मजीद से क्या पूछा गया, डोनाल्ड लू ने क्या क्या कहा, वो सारी तफसीलात आपके सामने रखने लगा हूं। और अमेरिकी न्यूज चैनल PBS उनका नाम है, उन्होंने भी बाकायदा तौर पर कह दिया जी हमारे पास साइफर की कॉपी आई है और उसमें वही लिखा है जो इमरान खान ने कहा था कि वजीर आजम को हटाने की सूरत में सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। अब जरा आगे आ जाए, इमरान खान का एक बयान मैं आपके सामने रखता हूं, उसके बाद साइफर के ऊपर आते हैं कि साइफर के अंदर क्या क्या लिखा हुआ। इमरान खान ने कहा था माजी के अंदर कि हमने साइफर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास भेजा कि इसके ऊपर इंक्वायरी करें।
हमने साइफर को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सामने भी रखा, हमने साइफर को पार्लियामेंट के सामने भी रखा, हमने इन कैमरा मीटिंग में अपोजिशन लीडर को बुलाया कि आप लोग आए और आकर देखें, और ये लोग आए ही नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे लोग आपस में मिले हुए थे। बाद में इमरान खान के ऊपर साइफर का बाकायदा तौर पर केस भी चला दिया गया, उसमें इमरान खान को सजा भी दे दी गई, और इमरान खान ने साइफर के हवाले से कहा था कि जिस दिन साइफर सामने आ गया उस दिन ये लोग बहुत बुरे फंसेंगे। और इमरान खान के जो वकील है बैरिस्टर सलमान सफदर, उन्होंने एक बड़ी अहम स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि साइफर इस खौफ से अदालत के अंदर पेश ही नहीं किया गया कि साइफर का मतन अगर सामने आ गया, अगर जजेस ने साइफर पढ़ लिया तो वो इमरान खान के मौकफ की तायीद होगी, और इस वजह से साइफर को अदालत के अंदर पेश नहीं किया जा रहा। अब जरा आ जाए साइफर के ऊपर के साइफर के अंदर क्या क्या बातें हुई हैं। असद मजीद जो पाकिस्तान के एम्बेसडर थे अमेरिका के अंदर, उनकी मुलाकात होती है डोनाल्ड लू के साथ लंच के ऊपर, और वहां पर ये सारी बातें होती हैं। तो सबसे पहले नंबर पे ये 3 सफात के ऊपर मुश्तमिल ये डॉक्यूमेंट है, लेकिन मैंने इसको बिल्कुल मिनिमाइज किया है। सवालात की सूरत में मैं आपके सामने रखता हूं कि डोनाल्ड लू ने क्या बात की और आगे से असद मजीद ने क्या जवाब दिया। टोटल 6 बातें। सबसे पहले नंबर पे डोनाल्ड लू ने यह कहा कि अमेरिका और यूरोप पाकिस्तान के यूक्रेन मौकफ से परेशान है। हमें लगता है कि इमरान खान की यह जाती पॉलिसी है और वो इसको अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना बयानिया बना रहे। तो आगे से असद मजीद ने कहा कि यह तासर गलत है, पाकिस्तान का मौकफ किसी एक शख्स का नहीं है बल्कि अदारा जाती मशावरत का नतीजा है। फिर डोनाल्ड लू ने कहा कि असल मसला यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान की गैर हाजिरी का नहीं है, बल्कि असल मसला यह है कि इमरान खान ने रूस का दौरा क्यों किया, इमरान खान ने जाकर प्यूटन से मुलाकात क्यों की। अमेरिका को यह बात पसंद नहीं आई है। तो असद मजीद ने इसके ऊपर कहा कि मास्को का जो दौरा है, जो रूस का दौरा है, वो काफी अरसे से प्लान हो रहा था, और इमरान खान जब मास्को गए तो उन्होंने यूक्रेन के ऊपर हमला शुरू नहीं किया था। जिस वक्त इमरान खान गए थे, बाद में ये हमला शुरू हुआ था इमरान खान के वहां पर पहुंचने के बाद। असद मजीद ने दोबारा कहा, डोनाल्ड लू ने दोबारा कहा कि अगर इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो वाशिंगटन में सब कुछ माफ हो जाएगा, वरना पाकिस्तान के लिए आगे का रास्ता मुश्किल हो सकता है। तो इस पर असद मजीद ने कहा कि पाकिस्तान की पॉलिसी मतवाजन है, हम तमाम फरीकों के साथ राब्ता रखना चाहते हैं और मसले का पुरअमन हल चाहते हैं। मजीद डोनाल्ड लू ने कहा कि मेरा ख्याल है कि अमेरिका और यूरोप इमरान खान को मजीद तनहा कर देंगे। इस पर असद मजीद ने कहा कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के असूलों पर कायम है। फिर डोनाल्ड लू ने कहा कि यूरोपीय रहनुमा जो मास्को गए थे वो जंग रोकने के लिए गए थे, जबकि इमरान खान का जो दौरा था वो जरा अलग नोयत का था। यानी कि यह कहने की कोशिश की गई कि इमरान खान ने शायद सपोर्ट किया है रशिया को। इस पर असद मजीद ने कहा कि इमरान खान ने मास्को में भी जंग पर अफसोस का इजहार किया था और सफारती हल की हमायत की थी। पाकिस्तान के दौरे को रूस की हमायत मत समझा जाए। आखिरी जो बात हुई, डोनाल्ड लू ने कहा कि हमें लगता है कि इमरान खान का मास्को का दौरा उनकी जाती पॉलिसी का हिस्सा था। असद मजीद ने कहा कि यह दौरा कई साल की तैयारी और अदारा जाती मुशावरत के बाद तय हुआ, यह किसी एक शख्स का अचानक फैसला नहीं था। और इमरान खान भी इस बारे में बता चुके हैं कि हमने फॉरेन ऑफिस को बाकायदा तौर पर ऑन बोर्ड रखा, सबको ऑन बोर्ड रखा, और जब मैं जाने लगा मैं इनसे पूछ कर गया कि अब हमें जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि हाँ जाना चाहिए। इमरान खान गए वहां पर, और फिर वापस में आपको पता है कि एक नेशनल सिक्योरिटी की एक कॉन्फ्रेंस थी, वहां पर जनरल बाजवा ने इमरान खान के खिलाफ जाकर एक स्टेटमेंट दी थी, रशिया की बाकायदा तौर पर मजम्मत कर दी थी। वहां पर फिर जो है ना वो मामला बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। और आपको याद होगा मोहतरमा मरियम नवाज साहबा का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि दुनिया अब पाकिस्तान को साइफर नहीं लिखेगी। हालांकि कोई मुल्क आपको साइफर नहीं लिखता, ये साइफर बेसिकली आपके अपने एम्बेसडर का खत होता है जो वो आपको पहुंचाता है कि फलां मुल्क के अंदर फलां हुकूमत आपके बारे में यह तासर रखती है या वो आपको यह पैगाम दे रही है। जिस वक्त इमरान खान ने इस्लामाबाद के जलसे के अंदर साइफर लहराया, पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े दानश्वर, मैं नाम सबके नहीं यहां पर लेना चाहता, बड़े बड़े दानश्वर हैं, बहुत बड़े बड़े, उन्होंने कहा जी झूठ है, 2 नंबरी है, ये रंगबाजी है, ये प्रोपेगेंडा कर रहा है इमरान खान, साइफर आया ही नहीं है। और कुछ तो माशाल्लाह ऐसे थे, एक मिसाल मैं आपके सामने रखता भी हूं, सलीम साफी साहब, उन्होंने ट्वीट कर दिया था, ये ट्वीट आपके सामने, उन्होंने यहां तक कह दिया था झूठ झूठ झूठ, ये खत ना किसी अमेरिकी ने भेजा है और ना किसी यूरोपीय मुल्क के किसी अहदेदार ने। अगर इमरान खान ये साबित कर दे कि धमकी अमेज खत किसी मगरब मुल्क के अहदेदार ने भेजा है तो मैं गुलाम सरवर और शहरयार फरीदी की तरह खुदकुशी तो नहीं कर सकता, अलबत्ता सहाफत छोड़ दूंगा। बाद में लोगों ने कहा हाँ भाई बताएं साइफर तो आ गया। उसने कहा नहीं जी मैंने उस खत के बारे में कहा था जो इमरान खान के हाथ में, और वो व्हाइट कलर का था, और साइफर व्हाइट कलर का नहीं होता, वो पीले कलर का होता है। अंदाजा लगा ले ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के बड़े बड़े दानश्वर हैं जिन्होंने कौम की तरबियत करनी होती है। अब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अच्छा खासा रौला पड़ा हुआ है। हुकूमत के पास है अब 2 रास्ते, तीसरी ऑप्शन इनके पास नहीं है। नंबर 1 ये कि हुकूमत मान जाए कि ठीक है भाई जो ड्रॉप साइट ने दावा किया बिल्कुल ठीक है, उन्होंने जो डॉक्यूमेंट लीक किया बिल्कुल ठीक है। दूसरे नंबर पर अमेरिका है, कोई और मुल्क नहीं है, आप वहां पर जाएं, हुकूमत जाए और ड्रॉप साइट न्यूज के ऊपर मुकदमा कर दे, केस कर दें कि उन्होंने झूठ किया है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और उल्टा पाकिस्तानी हुकूमत को बहुत से डॉलर्स भी मिलेंगे। ये हर्जाना कर दे उनके ऊपर कोई $2-4 बिलियन का कि हमें इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की है। हुकूमत जाए और ऐसा करे, और अगर वो ऐसा नहीं करती हुकूमत,
اگر ان کو جواب نہیں دیتی تو پھر پاکستان کے اندر عمران خان کا بیانیہ ایک مرتبہ پھر مقبول ہو جائے گا. دیکھتے ہیں کہ حکومت اس حوالے سے کیا کرتی ہے اور کیا نہیں کرتی. بہرحال پاکستان کے اندر اس حوالے تو اب اچھا خاصا رولا پڑا ہوا ہے. سمینہ پاشا خاتون صحافی ہیں، پاکستان کی سینئر ترین صحافی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جنرل باجوہ اگر صحت یاب ہو چکی ہیں تو انہیں گرفتار کر کے سائفر کا مقدمہ ان کے اوپر چلانا چاہیے. جنرل باجوہ اور ان کے حوالوں کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے کہ منتخب حکومت کے خلاف کیوں اور کیسے سازش کی گئی. اب دیکھتے ہیں کہ بھائی پاکستان کی عدالتیں اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہیں. اس وقت تو آپ کو پتا جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، وہ سارے کا سارا ہوائیں جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ ہے. بہرحال ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایک نظام اللہ رب العالمین کا بھی وہ نظام جو ہے وہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے. وہ نظام جب چلتا ہے تو وہ الٹ پلٹ کر رکھ دیتا ہے سب کچھ، اور حق بالکل سامنے آ جاتا ہے، آشکار ہو جاتا ہے. آپ شروع سے دیکھ لیں، جب سے یہ دنیا بنی ہے، آپ قارون کو دیکھ لیں، فرعون کو دیکھ لیں، نمرود کو دیکھ لیں، جس مرضی کو آپ دیکھ لیں، اللہ کا حق سب کے سامنے آ گیا اور سچ کبھی چھپتا نہیں، کبھی نہیں چھپتا. چاہے ایک چھوٹا سا بچہ سچ بولے، ایک نوجوان بولے، ایک بوڑھا بولے، کسی ملک اور قوم کا کوئی لیڈر بولے، کوئی سیاستدان بولے، جو بھی بولے، سچ ہمیشہ سامنے آ کر رہتا ہے. سچ کی یہ خاصیت ہے کہ اس کو دبایا نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ رب العالمین سچ کو پسند فرماتے ہیں اور سچ سامنے آ جاتا ہے. ناظرین کرام آگے آجائیں. ایک اور بڑی ہم خبر ہے وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے، بلکہ کچھ انفارمیشن ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ سرکولیٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اب پنجاب حکومت جو ہے وہ اس کو یا تو ایڈمٹ کرے یا اس کو ڈینائی کرے. میں انفارمیشن آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. محترمہ مریم نواز صاحب آپ کو پتا کہ آذربائیجان کے دورے کے اوپر ہے، اور وہاں پر جو کچھ انہوں نے پہن رکھا ہے، ان کی گھڑی ہے، ان کا بریسلٹ ہے، ان کے جوتے ہیں یا ان کا پرس ہے، ان کی قیمتوں کے حوالے سے جو ہے وہ بہت سی جو انفارمیشن ہے لوگ سوشل میڈیا کو اوپر ڈالے. کہا جا رہا ہے جی محترمہ نے جو گھڑی پہن رکھی ہے وہ تقریباً $1,23,000 کی ہے، یعنی کہ 3,45,00,000. بہت مہنگی لگ رہی ہے تو بھائی. اسی طرح جو بریسلٹ پہن رکھی ہے وہ تقریباً 14,000 پاؤنڈ کی ہے، یعنی کہ 45 لاکھ کی. جو انہوں نے جوتے پہن رکھے ہیں وہ $1,200 کے ہیں، یعنی کہ 3.5 لاکھ کے. اور جو انہوں نے بیگ جو ہے وہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے وہ تقریباً $10,500 یعنی کہ 29 لاکھ روپے کا ہے. سب سے زیادہ مہنگی جو ہے وہ گھڑی ہے $1,23,000 کی. یہ تقریباً 3,45,00,000 روپے بنتے ہیں. تو اب یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ پنجاب حکومت کو اس حوالے سے بتانا پڑے گا کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں. جو جہاز والا معاملہ تھا جو 11 ارب روپے کا لیا تھا، وہ بھی جب انیشیٹ ہوا تھا تو یہ کہا گیا تھا نہیں جی وہ پنجاب ایئر لائن آ رہی ہے، اس فلیٹ کا اس کو حصہ بنانا، یہ ہوگا وہ ہوگا. بعد میں پھر ماننا پڑا کہ نہیں جی وہ تو پنجاب حکومت کی جو مطلب کہ وزیر اعلیٰ ہیں ان کے لیے ہے، اور اسی پر بیٹھ کر ماشاءاللہ سارے کے سارے گئے ہیں. ایک طرف غریب لوگ ہیں جن کے پاس پیٹرول ڈلوانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ ماشاءاللہ یہ سارے کے سارے ہمارے حکمران ہیں. اور پیٹرول کے بارے میں بھی بڑی امپورٹنٹ چیز میں آپ کے سامنے ایک رکھتا چلوں، اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا کہ جو غریب ہے جس کے پاس موٹر بائک ہے، اس نے اگر پیٹرول ڈلوانا ہے، یا آپ کے پاس کار ہے کوئی ڈیزل والی، تو کوئی ٹریکٹر آپ کے پاس، اس کے اندر آپ نے ڈیزل ڈلوانا ہے کسی کسان نے، تو پیٹرول آپ کو ملے گا $409 کا، اور ڈیزل بھی آپ کو تقریباً $409-410 کا ملے گا غریب کے لیے. اور اگر آپ امیر ہیں، اگر آپ کے پاس بہت پیسہ، اگر آپ کے پاس اربوں روپے کے جہاز ہیں، تو پھر آپ کو صرف $322 کا جیٹ فیول ملے گا. یعنی کہ پیٹرول $409 کا اور جو جیٹ فیول ہے وہ صرف $322 کا. یہ اس وقت فرق ہے پاکستان کے اندر حکمران، اشرافیہ اور غریب کے اندر. ابھی تک اتنا ہی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک لیے اجازت دیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.